हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम लोग अपने कॉम्प्लेक्स की बुक को कंप्लीट कर रहे हैं। तो बच्चे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज की वीडियोज़ हैं। आज की वीडियो में एक आर्टिकल और एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और पेपर में उसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो बच्चे आप लोग केयरफुली देखेंगे। तो बच्चे कल हमने की थी नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्फर्मल मैपिंग और आज हम कर रहे हैं सफिशिएंट कंडीशन फॉर कन्फर्मल मैपिंग। तो इसके अंदर भी आपको स्टेटमेंट याद रखना है और डेरिवेशन कैसे करेंगे वो भी याद रखना है। बच्चे याद रखें कि मैंने आपको एनालिटिक वाले फंक्शन में भी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन करवाई थी, पर उधर हेडिंग थी स्टेट एंड प्रूव नेसेसरी कंडीशन फॉर एनालिटिक फंक्शन, सफिशिएंट कंडीशन फॉर एनालिटिक फंक्शन। तो पेपर में अगर उस नेम से आएगा तो फिर वो आप एनालिटिक वाला आर्टिकल करोगे, और अगर पेपर में कन्फर्मल मैपिंग के नाम से आएगा तो फिर आप ये वाले आर्टिकल्स करोगे। तो कल मैंने नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्फर्मल मैपिंग करवाया था, आज मैं करवा रहा हूँ सफिशिएंट कंडीशन फॉर कन्फर्मल मैपिंग। बच्चे कल वाले स्टेटमेंट का जस्ट उल्टा है। अगर सफिशिएंट कंडीशन पेपर में पूछेगा तो इसका मतलब क्वेश्चन में गिवन है कि फंक्शन एनालिटिक है और प्रूव करना है कि वो फंक्शन फिर कन्फर्मल मैपिंग भी रखेगा। अब कन्फर्मल मैपिंग क्या थी बच्चे? जिसमें रोटेशन और मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो इस आर्टिकल में हमें दो बातें प्रूव करनी है, क्योंकि फंक्शन को कन्फर्मल मैपिंग प्रूव करना है तो आप एंगल को भी इक्वल प्रूव करोगे और जो मैग्नीट्यूड्स होंगे उनको भी क्या प्रूव करोगे? इक्वल। तो बच्चे देखते हैं किस तरीके से लिखना है हमें। तो स्टेटमेंट आपको याद रखकर जाना है। W बराबर एफ जेड आपको क्या दिया हुआ है? एनालिटिक फंक्शन। अब अगर फंक्शन एनालिटिक है तो उसमें CR इक्वेशन तो सेटिस्फाई होएगी, पर मेन डेफिनेशन एनालिटिक की क्या थी कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, यानी फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट भी करेगा और यूनिक भी होगा। यानी फंक्शन को अलग अलग रास्ते से जाने पर वो हर बार अपने डेरिवेटिव की वैल्यू सेम देगा, यानी वो वैल्यू एग्जिस्ट भी करेगी और यूनिक भी होगी। एनालिटिक वाले चैप्टर में इस डेफिनेशन को डिटेल में बताया हुआ है बच्चे, कि मेन डेफिनेशन एनालिटिक की फंक्शन के डिफरेंशिएबल होने से होती है। तो बच्चे फंक्शन आपको एनालिटिक दिया हुआ है तो कहता प्रूव करो देन W बराबर एफ जेड कैसा फंक्शन होगा? कन्फर्मल मैपिंग। अब ये पूरी थ्योरम इस फॉर्मूले से हो जाएगी बच्चे। तो ये नोट के अंदर साइड में लिख लेना कि सफिशिएंट कंडीशन अगर पेपर में आए तो इस फॉर्मूले के यूज से ये पूरी थ्योरम होने वाली है। देखेंगे कैसे। फिलहाल यहाँ आओ, प्रूफ लिखा, गिवन है W बराबर एफ जेड कैसा फंक्शन है? एनालिटिक। अगर एनालिटिक है तो फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट भी करेगा और कैसा होगा? यूनिक। अब वो फॉर्मूला साइड में क्यों लिखा है? क्योंकि बच्चे अगर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो फंक्शन का किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है? फंक्शन का Z0 पॉइंट पर डेरिवेटिव स्टार्टिंग में चैप्टर 4 में लिखवाया था, लिमिट z टेंडिंग टू Z0 एफ जेड माइनस एफ जेड नोट अपॉन जेड माइनस जेड नोट। ये Z0 पॉइंट पर फंक्शन के डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, और क्योंकि एनालिटिक दिया हुआ है तो मैं इस फॉर्मूले का यूज कर सकता हूं, इसीलिए वो मैंने साइड में लिख दिया कि आपको याद रह जाए। टू प्रूफ, सिद्ध करना है कि फंक्शन कैसा हो? कन्फर्मल। और कन्फर्मल के लिए हमें कितनी बातें प्रूव करनी है? दो, एक तो रोटेशन और एक मैग्नीट्यूड। इसका मतलब हमें क्या शो करना है वो भी मैंने लिख दिया, ρ1 इक्वल टू ρ2, जो कि मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है कि मैग्नीट्यूड दोनों के बराबर है। और दूसरे पे प्रूव करना है एंगल, ये एंगल्स को शो कर रहे हैं। तो हल्का सा अपनी कॉपी में हिंट के रूप में लिखना चाहो तो दैट रिप्रेजेंट्स एंगल। α1 माइनस α2 को बराबर प्रूव कर देंगे β1 माइनस β2। ये वाला एंगल जेड प्लेन में है और ये वाला एंगल डब्ल्यू प्लेन में। अभी डायग्राम बनाएंगे उसमें समझ आ जाएगा, क्योंकि मुझे पता है मुझे ये दो बातें प्रूव करनी है तो मैंने पहले ही लिख दी। फिर कन्फर्मल मैपिंग प्रूव करने के लिए कुछ काम लेकर चलते हैं। वो क्या? वही वाली बच्चे कल वाली लाइन है। C1 C2 में दो कर्व बनाऊंगा, किस में? जेड प्लेन में, जो कि किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे? Z0 पर। तो देखो जेड प्लेन ले लिया, उसमें दो कर्व बना दिए, एक कर्व का नाम रख दिया C1, एक कर्व का नाम रख दिया C2, और बोला क्या है? ये दोनों कर्व जेड प्लेन में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, किस पॉइंट पर? Z0 पर। तो इनको Z0 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करवा दिया। इतना करने के बाद Z1 एक पॉइंट है जो कि C1 कर्व के ऊपर है, जो कि एंगल α1 बना रहा है, किस एक्सिस के साथ? एक्स एक्सिस के साथ। हमेशा ही एंगल हम एक्स एक्सिस से लेते हैं। तो बच्चे Z1 कोई पॉइंट है जो लाई कर रहा है C1 पर, तो Z1 कोई पॉइंट है जो लाई कर रहा है इस C1 कर्व के ऊपर, और वो Z1 पॉइंट एंगल बना रहा है α1 विद एक्स एक्सिस। कल मैंने आपको बताया भी था
कर्व के ऊपर एंगल निकालने के लिए टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ती है। तो आपने मान लो ये Z1 पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ की जो कि आपके लिए कितना एंगल क्रिएट करवा रही है, α1। तो बच्चे ये तो α1 एंगल हो गया। तो Z1 पॉइंट लाई कर रहा है C1 पर जो कि आपके लिए एंगल बनवा रहा है α1 विद x एक्सिस। ऐसे ही Z2 कोई पॉइंट है जो लाई कर रहा है किस पर, C2 पर। तो आपने Z2 एक पॉइंट लिया जो कि किस पर लाई कर रहा है, C2 पर, और आपने मान लिया कि वो एंगल बना रहा है कितना, α2 विद x एक्सिस। तो बच्चे ये α2 एंगल बना रहा है तो इस पे भी टेंजेंट ड्रॉ किया आपने। अब एक्चुअल में इस तरीके से टेंजेंट ड्रॉ मत करो, तो मैं थोड़ा सा डायग्राम आपके लिए वापस बना देता हूं। लाइनिंग में आपको समझा चुका हूं। तो एंगल α1 α2 Z1 Z2 से मतलब नहीं है, उस कर्व पे कोई भी टेंजेंट होगी वो एंगल बना रही है। तो बच्चे आपने उस हिसाब से थोड़ा सा डायग्राम बना देना है। तो जैसे मान लो ये C1 कर्व है, ये C2 कर्व है, इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ की जिसने α1 एंगल बना लिया, इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ की जिसने α2 एंगल बना लिया। ये इंटरसेक्ट पॉइंट कौन सा है, Z0। इधर पॉइंट्स के नाम, अब ये जिस पे टेंजेंट ड्रॉ किया है इस तरीके से पहले टेंजेंट ड्रॉ कर लिया करो, फिर इजीली हो जाएगा। तो Z1 Z2 दो पॉइंट है, Z0 इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों कर्व का। Z1 जो है वो α1 एंगल बना रहा है और Z2 जो है वो α2 एंगल बना रहा है। तो बच्चे फिर ये वाला जो एंगल होगा वो हो जाएगा α1 माइनस α2। तो उसके वजह से कोरस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से ये एंगल भी कितना हो जाएगा, α1 माइनस α2। तो बच्चे जस्ट एक आइडिया से बनाना है डायग्राम। तो ये α1 माइनस α2 जो है वो C1 और C2 कर्व के बीच में बनने वाला एंगल है। थोड़ा सा बता दूं बच्चे, ये आउटर साइड का एंगल है और आपको पता है ये जैसे लगभग ट्रायंगल सा दिख रहा है आपको, तो टोटल का योग 180 होता है। तो ये टोटल को मिलाकर α1 माइनस α2 बनेगा और ये आपस में शीर्षाभिमुख कोण यानी कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये टोटल एंगल क्या बन जाएगा, α1 माइनस α2। इसकी डेरिवेशन नहीं करनी, सीधा ये डायग्राम बनाना है। तो बच्चे इतनी बात तो हो गई। फिर हमने क्या लेकर चले, Z1 की Z0 पॉइंट से दूरी और Z2 की Z0 पॉइंट से दूरी को मैग्नीट्यूड यानी मोड से शो करते हैं। तो Z1 की Z0 से मोड और Z2 की Z0 से मोड हमने बराबर मान ली क्या, R, और इसको मार्क कर दिया इक्वेशन नंबर 1। यानी Z प्लेन में तो मैं ये वाली डिस्टेंस आपस में क्या लेकर चला हूँ, इक्वल। अब मुझे प्रूव करना है कि जो फंक्शन लगाने पर W प्लेन मिलेगा, तो इस फंक्शन को वो कहता प्रूव करो कि वो कन्फर्मल मैपिंग होगा। अब ये W प्लेन है तो U और V एक्सिस होगी, और इसके लिए भी लाइनें लिख रखी है मैंने। लाइनें सुने, γ1 और γ2 दो कर्व है W प्लेन में, किसके रिस्पेक्ट में, C1 और C2 के रिस्पेक्ट में। तो मान लो C1 के रिस्पेक्ट में कोई W1 कर्व मिला और कोई C2 के रिस्पेक्ट में W2 कर्व मिला। तो ये W1 हो गया, सॉरी γ1 कर्व हो गया और ये γ2 कर्व हो गया। दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पॉइंट पर, W0 पे। तो W0 तो बाद में लिख देंगे। अच्छा, इधर भी एक टेंजेंट ड्रॉ की, थोड़ी सी टेंजेंट सही ड्रॉ कर लेना बच्चे। एक रफ डायग्राम ही बनाना है, कोई ऐसे नहीं है कि बिल्कुल मेजर करके बनाना है। ये मान लो अपनों ने β1 एंगल बना लिया, इस पे जो टेंजेंट ड्रॉ की मान लो, तो एंगल थोड़े से मिक्स ना हो जाएं आपके। तो मैं थोड़ा सा साफ डायग्राम बनाता हूँ बच्चे, जिससे आपको बात समझ आ जाए। एक काम करो, इस कर्व को थोड़ा सा बड़ा बना लो जिससे एंगल्स थोड़े से साफ दिख जाएं। ये γ1 कर्व हो गया, ये γ2 कर्व हो गया। इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी जिसने आपके लिए एंगल बनाया बच्चे β1, और इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ की जिसने आपके लिए एंगल बनाया β2। और बच्चे इस पॉइंट का नाम हमने क्या रख दिया, W0। और बच्चे इधर इस पॉइंट का नाम रख दिया हमने W1 और इस पॉइंट का नाम रख दिया हमने W2। और बच्चे इनके बीच का एंगल भी फिर क्या होगा, β1 माइनस β2। तो ये एक रफ डायग्राम सा बनाना है बच्चे, तो आप अच्छे से बना लेना इसको, थोड़ी सी टेंजेंट ड्रॉ सी कर लेना और इस तरीके से क्रिएट कर देना। तो लाइनिंग पढ़ो, थोड़ी बहुत राइट का रिफ्लेक्शन आ रहा होगा तो मैं बोल रहा हूँ साथ साथ लिख लो। लेट W1 लाइज ऑन γ1। W1 एक पॉइंट है जो γ1 पर लाई कर रहा है। तो W1 एक पॉइंट है जो γ1 पर लाई कर रहा है और एंगल बना रहा है कितना, β1। तो ये एंगल कितना बना रहा है, β1। ऐसे ही W2 जो है वो γ2 कर्व पे है, W2 जो है वो γ2 कर्व पे है और वो एंगल कितना बना रहा है, β2। तो वो एंगल कितना बना रहा है, β2। फिर बच्चे अब इधर डिफरेंट मानकर चल पड़े। क्या मानकर चल पड़े, W1 की W0 से दूरी, W1 की W0 से दूरी कितनी, ρ1 इक्वेशन नंबर 2, और W2 की W0 से दूरी ρ2
इक्वेशन नंबर 3। देखो इस फंक्शन को कन्फर्मल प्रूव करना है तो रोटेशन और मैग्नीट्यूड सेम प्रूव करने हैं। अब रोटेशन का मतलब एंगल, इसमें एंगल कितना बन रहा है अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, और डब्ल्यू प्लेन में कितना बन रहा है बीटा 1 माइनस बीटा 2। अगर इस फंक्शन को कन्फर्मल प्रूव करना है तो एक तो ये वाले एंगल क्या प्रूव करने हैं इक्वल, और दूसरा मैग्नीट्यूड सेम होने चाहिए। मैग्नीट्यूड सेम का मतलब क्या था कि इधर जो लेंथ आ रही है वो हम इक्वल लेकर चल पड़े और प्रूव करेंगे उधर जो लेंथ आ रही है वो भी आपस में इक्वल है। तो मैंने इक्वल प्रूव करने के लिए पहले डिफरेंट मान ली। मैंने मान ली ये चीज तो रो 1 के बराबर है और ये चीज रो 2 के बराबर है, और अब आर्टिकल में मैं रो 1 और रो 2 अगर इक्वल प्रूव कर दूं तो मैग्नीट्यूड भी बराबर हो गया, यानी डब्ल्यू प्लेन में जब इनके कोरस्पॉन्डिंग कर्व मिलते हैं तो उनकी भी लेंथ आपस में क्या होती है इक्वल। लेंथ इक्वल का मतलब मैग्नीट्यूड इक्वल, और एंगल हम ये वाले प्रूव कर ही देंगे। और अगर ये दोनों बातें प्रूव कर पाए तो प्रूव हो जाएगा कि ये वाला जो फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है कन्फर्मल मैपिंग। तो बच्चे इतना काम आप नोट कर लो। इक्वेशन 1 आप याद रखेंगे ये थी, इक्वेशन 2 याद रखेंगे, इक्वेशन 3। आर्टिकल में 2 ही बातें प्रूव करनी है, मैग्नीट्यूड और एंगल। अगर प्रूव हो गया तो फंक्शन क्या प्रूव हो जाएगा कन्फर्मल मैपिंग। तो आप पोज करके नोट कर लेना बच्चे, मैं ये सारा मिटो रहा हूँ और अब इन 3 इक्वेशनों का यूज़ करता हूँ और इस फॉर्मूले का यूज़ करके कैसे प्रूव करूँगा ये दोनों बातें वो आप देखो। अब सिंपल है आर्टिकल, इतना काम ही आपको इम्पोर्टेंटली देखना था। तो मैं मिटो रहा हूँ बच्चे। अब अपनी कॉपी में साइड में कहीं लिख लेना बच्चे, पेपर में लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ तो बच्चे उसको थोड़ा सा देखो, डायग्राम को एक बार पढ़ा रहने देते हैं। नोट लगाकर, पेपर में नहीं लिखना, यहाँ पर इसलिए तुम्हारे लिए साइड में लिख रहा हूँ। नोट क्या है बच्चे, एक छोटा सा रिजल्ट प्रूव करके दिखा रहा हूँ। जेड क्या होता है बच्चे एक्स प्लस आयोटा वाई, इस बात का यूज़ करूँगा मैं अपनी थ्योरम में। जेड होता है एक्स प्लस आयोटा वाई, जहाँ पर एक्स होता है बच्चे आर कोस थीटा और वाई होता है आपके पास आर साइन थीटा। रखना ये वैल्यू। तो ये जब मैंने कॉम्प्लेक्स की बुक शुरू करवाई थी तो पहला पेज बच्चे यही बताया था कि x बराबर आर कोस थीटा कैसे होता है, y बराबर आर साइन थीटा कैसे होता है। हल्का सा याद करवा दूं तो ये P पॉइंट था, इसके कोऑर्डिनेट मान लो x और y हैं, तो ये डिस्टेंस x होगी, ये डिस्टेंस y हो गई। फिर आप ये एंगल अगर थीटा मानते हो तो साइन थीटा कोस थीटा निकाल कर ये वैल्यू आती थी। डिटेल में नहीं जा रहा, ये सारा बताया हुआ है काम। तो बच्चे x की वैल्यू रख दो आर कोस थीटा और y की वैल्यू रख दो आर साइन थीटा। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ, इसमें से r क्या आ गया कॉमन, और ये अंदर बच गया कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को आइलर थ्योरम से क्या लिख सकते हो e की पावर आयोटा थीटा। ये आ गई जी z की वैल्यू r इज इक्वल टू e की पावर आयोटा थीटा। अब ध्यान से सुनना बच्चे, अगर मैं इस वाले का मॉड्यूलस निकालूं, मापांक निकालूं, तो फॉर्मूला क्या था अंडर द रूट रियल पार्ट का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे तो आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट कौन है आर साइन थीटा, आयोटा नहीं होता, उसका साथ जो कोफिशिएंट होता है वो होता है इमेजिनरी पार्ट, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। भाई फॉर्मूला क्या होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, हमने कर दिया। तो यहाँ से अगर देखें तो आर स्क्वायर जो है कॉमन आ गया, अंदर बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1। आर स्क्वायर रूट से बाहर आकर आर। अब मेरा मकसद सुनो क्या था आपको बताने का, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब मोड लगाते हैं तो वो बराबर आता है रेडियस के, और जैसे ही मोड को हटाते हैं, देखो जेड के ऊपर से जैसे ही मोड को हटाया तो आर के साथ लग क्या जाता है e की पावर आयोटा इंटू जो भी एंगल बना रहा होता है वो पॉइंट जो भी एंगल बना रहा होता है वो आप इस r के साथ e की पावर में लिखते हो। वापिस सुनो मैंने क्या कहा, अगर किसी भी आर्टिकल में ये चीज दे रखी है तो जब आप इसका मोड हटाओगे, तो कॉपी में लिख लेना, जब आप इसका मोड हटाओगे तो r के साथ e आयोटा और वो पॉइंट जितना एंगल बना रहा होता है वो लिखा जाता है। ये मैंने प्रूव किया आपके लिए कि देख लो ऊपर आपके सामने है, हमने उसी की कैलकुलेशन को तरीके से किया तो आपको शो करवाया कि z जब सिंपल होता है तब r के साथ ये चीज आती है और जब मोड होता है तो सिर्फ r आता है। यानी कहने का मतलब अगर मोड हटाते हैं तो r के साथ e की पावर क्या आता है आयोटा थीटा, जहां पर थीटा क्या होता है उस पॉइंट का x एक्सिस से बनने वाला एंगल।
तो बच्चे इस रिजल्ट का यूज़, तो पेपर में ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करना कि क्यों ये होता है। तो बच्चे उसका लॉजिक्स मैंने आपको बता दिया है। अब इधर देखें ध्यान से मैं कहाँ यूज़ करने वाला हूँ। तो मैंने सबसे पहले तो इक्वेशन 1 बुलाई, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो आप तो अपनी कॉपी में यहाँ से लिखना शुरू करोगे। इक्वेशन 1 थी बच्चे Z1 माइनस Z0 इक्वल टू R। अब ये इक्वेशन 1 थी बच्चे, बराबर में Z2 माइनस Z0 भी था, वो भी लिखेंगे अभी। ये पूरी चीज़ के ऊपर मोड लगा हुआ है बराबर R, और जब भी किसी चीज़ पे मोड बराबर R होता है तो मोड हटा दो तो साथ में e की पावर आयोटा लग जाता है। तो देखो मोड अगर हटा दें तो यहाँ से अगर मोड हटाएंगे तो Z1 माइनस Z0 बराबर R के साथ क्या लगेगा, e की पावर आयोटा इंटू थीटा। थीटा वो है जो पॉइंट x एक्सिस से एंगल बना रहा होता है। यहाँ पर पॉइंट Z1 है, Z0 तो इंटरसेक्ट पॉइंट है, वो तो कोई एंगल ही नहीं बनवा रहा। तो Z1 पॉइंट देख लो कौन सा एंगल बनवा रहा है, Z1 है, अल्फा 1 एंगल बनवा रहा है। तो यहाँ पर आयोटा थीटा में क्या लग जाएगा, अल्फा 1। बस ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चे, अगर पेपर में याद रह जाती है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये 4th नंबर इक्वेशन होगी। फिर इसी इक्वेशन 1 में एक लाइन ये भी थी तुम्हारे पास, Z2 माइनस Z0 इज इक्वल टू R। चेक कर लो इक्वेशन 1 ये भी थी। अब इक्वेशन 1 ये भी थी तो इसमें भी मोड हटा दो। जैसे ही मोड हटाओगे तो Z2 माइनस Z0 बराबर R e की पावर आयोटा थीटा। Z2 कौन सा एंगल बना रहा है, अल्फा 2। तो बच्चे इसीलिए मैंने डायग्राम नहीं मिटोया था, ये अल्फा 2 इक्वेशन नंबर 5। ऐसे ही आप रो 1 और रो 2 वाली बुला लो। तो हम लिखेंगे, आपने W1 माइनस W0 की वैल्यू मानी हुई है रो 1, इसमें भी अगर एंगल हटाएंगे मतलब मोड हटाएंगे तो W1 माइनस W0 बराबर रो 1 e की पावर आयोटा W1 कितना एंगल बनवा रहा है, बीटा 1। तो बच्चे वैसे भी रट्टा मार लेना, 1 है तो 1 आएगा। ऐसे ही आप दूसरा बुला लो, W2 माइनस W0, तो ये मेन लाइनें थी बच्चे रो 2। जैसे ही मोड हटाएंगे तो W2 माइनस W0, मोड हटाते ही रो 2 के साथ e की पावर आयोटा W2 कितना एंगल बना रहा है, बीटा 2। वैसे भी याद करवा दिया, 2 है तो 2। इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 7। बस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 लाइनें थी। अब तो आप जो चीज़ गिवन है उसका यूज़ कर लो। तो गिवन क्या लिखते हैं, सिंस fz इज एन एनालिटिक फंक्शन। क्वेश्चन में गिवन है कि फंक्शन जो है वो एनालिटिक है। अगर फंक्शन एनालिटिक है सो f डैश z मस्ट एग्जिस्ट एंड यूनिक। तो ये एग्जिस्ट भी करेगा और यूनिक भी होगा, एंड यूनिक। तो डेरिवेटिव ऑफ fz इज गिवन बाय, डेरिवेटिव ऑफ fz इज गिवन बाय, तो जो मैंने नोट आपको साइड में स्टार्टिंग में वीडियो में लगवाया था उसको बुला रहे हैं, f डैश z0 इज इक्वल टू लिमिट z टेंडिंग्स टू z0 fz माइनस fz0 अपॉन z माइनस z0। अब बस इसमें एक छोटी सी चेंजेस करनी है बच्चे, z की जगह एक बार हम z1 पॉइंट पुट कर देंगे और एक बार z2 पॉइंट, बस अपना काम हो जाएगा, अपनी थ्योरम प्रूव हो जाएगी। 12 नंबर में आ सकती है तो केयरफुली नोट कर लेना। तो यहाँ पर क्या लिखा, रिप्लेस, तो इसको इक्वेशन नंबर कुछ a दे देते हैं, रिप्लेस z को z1 से इन इक्वेशन नंबर a, क्योंकि हमारे पास तो 2 ही बंदे हैं, एक तो z1 है और एक z2, तो उसके अकॉर्डिंग रिप्लेस कर देते हैं। तो इस फॉर्मूले में जहाँ जहाँ z है वहाँ क्या रिप्लेस कर दोगे, z1। तो ये फॉर्मूला कुछ ये बन जाएगा, f डैश z0 इक्वल टू लिमिट, z की जगह z1 रखेंगे तो z1 टेंडिंग्स टू z0, z की जगह z1 रखेंगे तो f z1 माइनस f z0 अपॉन z माइनस z1 माइनस z0। सभी z की जगह z1 रख दिया। इतना काम करने के बाद एक छोटी सी बात आपको पता होनी चाहिए, तो मैं डायग्राम अब मिटो रहा हूँ, डायग्राम की ज़रूरत नहीं है हमें, आपने नोट कर लिया होगा बच्चे। तो देखें ध्यान से, एक छोटी सी बात और लिखते भी हैं हम कई बार, W बराबर क्या होता है, fz। अगर W बराबर fz होता है तो सोचो W के पैरों में 1 लगाएंगे तो Z के पैरों में भी 1 लगेगा। अगर W के पैरों में 2 लगाओगे तो Z के पैरों में भी 2 लगाओगे। W के पैरों में नोट लगाओगे तो बच्चे Z के पैरों में भी नोट लगाओगे। तो ये सारी बातें, क्योंकि हम ये चीज़ तो जानते ही हैं,
तो उसके अकॉर्डिंग 1 1 रखोगे तो 1 1, 2 रखोगे तो 2, 0 रखोगे तो 0, सारी वैल्यू रख दो। तो लिमिट z1 टेंडिंग्स टू z0 f z1 का नाम क्या है w1, f z0 का नाम क्या है w0, बीच में माइनस है और अपॉन में चल रहा है z1 माइनस z0। ये वैल्यू किसकी चल रही है f डैश z0। अब ध्यान से सुने, इनके ऊपर मोड नहीं लगा हुआ और हमने वैल्यू निकाल रखी है w1 माइनस w0। जब मोड नहीं लगा हुआ तो w1 माइनस w0 की वैल्यू ये कुछ है, मैं रख देता हूँ, और z1 माइनस z0 की वैल्यू बच्चे ये कुछ है, मैं रख देता हूँ। तो समीकरण किस किस का यूज हो रहा है 6 और 4 का। तो यहाँ पर लिखते हैं साइड में यूजिंग 6 एंड 4, समीकरण 6 और 4 का उपयोग करने पर तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू हमने निकाल रखी है। तो मैं वहाँ पर लिखता हूँ बच्चे, आप लोग नोट कर लें अच्छे से। तो देख लो बहुत सिंपल आर्टिकल है बच्चे, 12 नंबर फ्री के हैं। तो ध्यान से देखें आप, इतना काम नोट करने के बाद f डैश z0 इज इक्वल टू लिमिट z1 टेंडिंग्स टू z0। इसकी वैल्यू समीकरण नंबर 6 से रो 1 e की पावर आयोटा बीटा 1, और बच्चे z1 माइनस z0 की वैल्यू r e की पावर आयोटा अल्फा 1। ये स्टेप ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में हो जाएगी। तो लिमिट, अच्छा लिमिट का कोई मतलब ही नहीं है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी z1 आ ही नहीं रहा भाई। z1 टेंडिंग्स टू z0 का मतलब z1 की जगह z0 पुट करोगे आप, पर वो कहाँ पुट करोगे, है ही नहीं कुछ, तो लिमिट हटा दो, कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा जो रेडियस है उनको एक साथ, यानी रो 1 अपॉन r को एक साथ, और इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो e की पावर आयोटा बीटा 1 माइनस, ये स्टेप पहले ऊपर ले जाओ तो e की पावर आयोटा अल्फा 1 विद नेगेटिव साइन, ये ऊपर जाकर पावर नेगेटिव कर लेगा। कॉमन आ रहा है कुछ तो कॉमन निकाल लो, तो रो 1 अपॉन r e की पावर आयोटा, अंदर बचेगा बीटा 1 माइनस अल्फा 1। ये वैल्यू आ गई बच्चे f डैश z0 की। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दो, b दे दो। उसके बाद नाराज होकर बैठ गया z2 पॉइंट। अब z2 पॉइंट नाराज होकर बैठ गया तो आप इस इक्वेशन a में z की जगह क्या रिप्लेस कर दो, z2। तो आप क्या लिखेंगे, रिप्लेस z को z2 से इन इक्वेशन नंबर a। तो z की जगह z2 रिप्लेस कर दो इस इक्वेशन a में, तो ये बनेगा f डैश z0 इज इक्वल टू लिमिट, z की जगह z2 रखेंगे तो z2 टेंडिंग्स टू z0, उधर भी z2 रखेंगे तो z2, ये तो चलने दो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपॉन इधर भी z की जगह z2 रख दो तो z2 माइनस z0। इतना करने के बाद इसकी वैल्यू देखो क्या है w2, इसकी वैल्यू क्या है w0, तो वो बारी बारी लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिखेंगे लिमिट z2 टेंडिंग्स टू z0। इसको लिख सकते हो w2, इसको लिख सकते हो w0, और इसको लिख सकते हो z2 माइनस z0। ये वैल्यू किसकी चल रही है, f डैश z0। आगे बढ़ते हैं, तो f डैश z0 इज इक्वल टू लिमिट z2 टेंडिंग्स टू z0। यहां पर रीजन में लिख दो यूजिंग, हाँ जी, w2 माइनस w0 की वैल्यू क्या है बच्चे, इक्वेशन नंबर 7 में, तो यूजिंग 7 एंड, और बच्चे इसकी वैल्यू कहां पर है आपके पास, इक्वेशन नंबर 5 में, तो यूजिंग 7 एंड 5। जैसे ही आप 5 और 7 समीकरण का यूज करोगे तो बच्चे इसकी वैल्यू, मोड नहीं लगा हुआ, तो ये वैल्यू है रो 2 e की पावर आयोटा बीटा 2 अपॉन इसकी वैल्यू बच्चे r e की पावर आयोटा अल्फा 2। तो पेपर में वैसे टाइम भी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, जब 2 2 वालों की रख रहे हो तो 2 2 आएंगे सारे, फिर वही कैलकुलेशन। लिमिट का कोई मतलब नहीं है, वैल्यू किसकी चल रही है, f डैश z0 की, बराबर रो 2 अपॉन r, रेडियस को एक साथ कर दिया, और इसको ऊपर लेकर जाएंगे वही माइनस e की पावर आयोटा कॉमन आएगा, अंदर बचेगा बीटा 2 माइनस अल्फा 2। तो अब ये स्टेप डायरेक्ट लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर दे दो जी इसको c। अब बच्चे याद रहे फंक्शन क्या है, एनालिटिक, तो डेरिवेटिव पक्की बात है एग्जिस्ट और क्या होगा, यूनिक। तो रीजन फिर से देंगे, क्या रीजन लिखेंगे नीचे, क्योंकि fz इज एन एनालिटिक फंक्शन, दिया है फंक्शन एनालिटिक है, अगर फंक्शन एनालिटिक है तो पक्की बात है, सो इट्स डेरिवेटिव मस्ट एग्जिस्ट एंड यूनिक। तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट भी करेगा और कैसा होगा, यूनिक।
अब देखो बी के अंदर एफ डैश जेड नोट की वैल्यू ये कुछ है और सी के अंदर एफ डैश जेड नोट की वैल्यू ये कुछ है और दिया है फंक्शन एनालिटिक है, तो किसी मर्जी रास्ते से जाएं, जैसे इसमें Z1 रास्ते से गए थे, इसमें Z2 रास्ते से गए थे, क्योंकि एनालिटिक है तो वो रास्तों पर डिपेंड ही नहीं करेगा, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू को क्या होना होगा, सेम होना होगा। और वैसे भी ऐसे सिंपल मैथमेटिक्स का लॉजिक लगाओ तो ये भी एफ डैश जेड नोट की वैल्यू है, ये भी एफ डैश जेड नोट की वैल्यू है, दोनों की LHS अगर इक्वल है तो RHS भी क्या होगी, इक्वल। पर एक्चुअल में हमने इस रीजन से किया है, तो ये लिखने के बाद लिखें फ्रॉम बी एंड सी दोनों को बराबर रख दो। तो लाइट का थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन आ रहा है बच्चे, तो वो मैं बोल रहा हूँ तो आपको आवाज़ से वैसे समझ आ रहा होगा, तो आप देखें ध्यान से। तो इसके बाद लिखें फ्रॉम बी एंड सी, बी और सी को इक्वल रख दो, तो बच्चे आर्टिकल ख़त्म। फ्रॉम बी एंड सी, समीकरण बी और सी को इक्वल रख दो, तो ये चीज़ इसके इक्वल रख दो, तो बच्चे ρ1 अपॉन आर ई की पावर आयोटा बीटा 1 माइनस अल्फा 1 बराबर रख दो ρ2 अपॉन आर ई की पावर आयोटा बीटा 2 माइनस अल्फा 2। अब मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड से कंपैरिजन कर दो, तो बच्चे आर से आर तो क्या हो रहा है, कैंसल आउट, मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड से करोगे तो ρ1 बराबर ρ2, एक चीज तो यही प्रूव करनी थी, एंड एंगल का एंगल के साथ, तो बच्चे ई की पावर आयोटा का कोफिशिएंट ये है, यहाँ पर ई की पावर आयोटा का कोफिशिएंट ये है, तो बच्चे इसको इसके इक्वल रख दो, तो बीटा 1 माइनस अल्फा 1 को बराबर रख दो बीटा 2 माइनस अल्फा 2। यहाँ से अल्फा 1 को एक तरफ, मतलब अल्फा वालों को एक साथ और बीटा वालों को एक साथ, तो ध्यान से देखें बीटा 2 इधर आकर माइनस का हो जाएगा और अल्फा 1 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, और आपको यही बात प्रूव करनी थी, तो क्या लिखेंगे, सो रोटेशन एंड मैग्नीट्यूड इज सेम, मैग्नीट्यूड इज सेम, और अगर ये सेम है तो आप लिख सकते हो W बराबर एफ जेड इज अ कन्फर्मल मैपिंग। तो पक्की बात है, ये कैसी मैपिंग है, कन्फर्मल मैपिंग। बच्चे नेसेसरी और सफिशिएंट दोनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पेपर में दोनों पूछ ले, तो आप लोग अच्छे से याद कर लो। अब इस बुक के अंदर एक ही क्वेश्चन रह गया और कॉम्प्लेक्स की बुक बच्चे हमारी ख़त्म, तो मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ और अब कॉम्प्लेक्स की बुक आपको बस ख़त्म कर देंगे आज, और कल मैट्रिक स्पेस। अब बच्चे मैट्रिक स्पेस की वीडियोस मैं सिर्फ उन्हीं को दे रहा हूँ जिनकी फीसें आई हुई हैं, तो जब आप फीस करवा दो तब आपको ऐड कर लिया जाएगा, अदरवाइज़ आपको रिमूव कर दिया जाएगा। तो बच्चे वीडियो अगर नहीं देख रहे लगातार तो फिर ये वाली बुक भी गई तुम्हारी, क्योंकि मैं आज ये वीडियो डलने के बाद कल रिमूव कर दूंगा, तो जिन जिन बच्चों को फीसें करवाओगे सबमिट उनको ही मैट्रिक स्पेस मिलेगी। तो कुछ बच्चों की आ रखी है फीस, उनको मैं मैट्रिक स्पेस का मैटर दूंगा, बाकियों को रिमूव कर रहा हूँ। तो आप अपनी कॉम्प्लेक्स की बुक करके बस चले जाओ फिर, और तो क्या है बच्चे, क्योंकि इतने दिन हो गए आपको कहते हुए, अच्छा नहीं लगता मुझे भी बारी बारी कहना। तो आप लोग फ़ीस सबमिट करवाएं, किसी को फ़ीस की प्रॉब्लम है तो वो एटलीस्ट इंस्टॉलमेंट में करवाए, पर कुछ करवाए, ऐसे नहीं बच्चे कि अभी 10 दिन और दे दो, 15 दिन और दे दो, ऐसे नहीं चलेगा बच्चे। तो फीसें तो आपको देखो देनी ही पड़ेगी बच्चे, मेहनत लग रही है बराबर में, आप लोग देख रहे हो पढ़ाना बहुत मुश्किल टास्क होता है, तो फीस तो बच्चे होगी सबमिट तभी पढ़ाएंगे, अदरवाइज़ फिर बच्चे अपने आप से तैयारी करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो बच्चे लास्ट क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, ये कॉम्प्लेक्स की बुक आपकी कंप्लीट हो गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है, फाइंड द इमेज, तो पूरा क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ मैं, फाइंड द इमेज ऑफ द इनफाइनाइट स्ट्रिप, इनफाइनाइट स्ट्रिप, इनफाइनाइट स्ट्रिप को बच्चे अनंत पट्टिका बोलते हैं। अनंत पट्टिका का मतलब कोई ऐसी पट्टी है जो अनंत तक जा रही है, और वो इनफाइनाइट स्ट्रिप दे रखी है 1/4 y 1/2 अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन, और एटलीस्ट मुझे पर्सनली मैसेज जरूर करें फीस के रिगार्डिंग, अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन W बराबर 1/z। सुने क्या कह रहा है क्वेश्चन बच्चे, वो कहता कि आपको, अब देखो ऑब्वियस बात है, एक्स वाई में जो भी काम दिया होगा वो जेड प्लेन में दिया हुआ है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जैसे पहले भी कई क्वेश्चन किए थे इस टाइप के, पर ये अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान से देखें, क्योंकि एक्स वाई में है तो इसका मतलब जेड प्लेन में ये बात कह रहा है। कहता है जेड प्लेन में इसके अंडर एक इनफाइनाइट स्ट्रिप बन रही है, और इसके ऊपर अगर हम W बराबर 1/z वाली ट्रांसफॉर्मेशन लगा दें तो W प्लेन में इसकी इमेज
क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं पर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो जो जो चीज़ गिवन है वो मैं लिखता हूँ। सॉल्यूशन में गिवन है हमें एक तो ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है ये वाली W बराबर 1/z, और क्या दिया हुआ है इन जेड प्लेन। जेड प्लेन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ एक्स वाई के रूप में है। अगर एक्स वाई है तो जेड प्लेन है, यू वी है तो डब्ल्यू प्लेन है। इन जेड प्लेन एन इनफाइनाइट स्ट्रिप मेड बाय इतनी इतनी वैल्यू से। एक इनफाइनाइट स्ट्रिप बन रही है इन वैल्यू से, वो देखेंगे कैसे बनती है। तो हमें प्रूव क्या करना है कि डब्ल्यू प्लेन में अगर इसके ऊपर ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन लगा दें तो डब्ल्यू प्लेन में क्या कुछ मिलेगा। तो पहले तो जेड प्लेन में देखते हैं कि इनफाइनाइट स्ट्रिप दिख रही कैसे है। तो बच्चे हमने डायग्राम बनाया, ये लो जी, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ये हमारी वाई एक्सिस हो गई, प्लेन कौन सा हो गया जेड प्लेन। अब खुद से देखो, एक बार ये वाला निशान भूल जाओ। अगर y को बराबर 1/2 मान लें तो y 1/2 कहाँ पर होगा बच्चे, y 1/2 पूरी लाइन पे 1/2 रहे तो ये y बराबर 1/2 की लाइन है। ये y बराबर किसकी लाइन है 1/2 की, कि जिसपे सिर्फ y कोऑर्डिनेट फिक्स रहेगा, x चेंज होता रहेगा। अच्छा, अगर y को बराबर मन ही मन बराबर सोच ले 1/4। अब बच्चे 1/4 का मतलब होता है 0.25 और 1/2 का मतलब होता है 0.50। तो 0.25 छोटा होता है, तो y 1/4 जो है वो नीचे बनेगा। तो ये जो लाइन बनाई है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, y बराबर 1/4। तो ये नीचे वाली लाइन y बराबर 1/4, ऊपर वाली लाइन y बराबर 1/2। और बच्चे क्योंकि हमने बराबर बनना था, जबकि बराबर है कोई, वो तो कहता है कि y जो है वो 1/4 से बड़ा। तो y जो है 1/4 से बड़ा मतलब ऊपर वाला पोर्शन, और 1/2 से छोटा इसका मतलब नीचे वाला पोर्शन। इसका मतलब ये वाला जो बीच में डॉटेड रीजन लिख रहा हूँ वो दिया हुआ है आपको। और आप अगर ध्यान से देखो तो ये लाइन चलती रहेगी भाई, y बराबर 1/2 चलता रहेगा यहाँ भी और यहाँ भी, और ऐसे ही 1/4 यहाँ भी और यहाँ भी। तो इसके बीच में ये जो स्ट्रिप बन गई, पट्टी बन गई, देखो इनफाइनाइट स्ट्रिप का मतलब अनंत तक जाने वाली पट्टी। ये अनंत तक जाने वाली पट्टी है जो कि आपको जेड प्लेन में दे रखी है। वो कहता इस जेड प्लेन में ये जो अनंत पट्टिका बन रही है उस पे ये ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो और उसकी डब्ल्यू प्लेन में फिर शक्ल कैसी बनेगी वो मुझे बताओ। ये पूछा गया है क्वेश्चन में, तो आप इसको थोड़ा सा लिख लेना। दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट स्ट्रिप, इसे ही बोला है हमने अनंत पट्टिका। तो बच्चे उम्मीद करता हूँ ये डायग्राम आपको समझ आ गया होगा। तो क्योंकि बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये बीच वाला रीजन, और आप देख रहे हो ये एक पट्टी की शेप में है और जो अनंत तक जा रही है, तो ये अपने को गिवन है। अब ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है तो इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं और फिर अपने डब्ल्यू प्लेन में इमेज क्या होगी वो देखते हैं। तो इसको बुला लिया, तो हमने इसके बाद लिखना है क्योंकि डब्ल्यू बराबर क्या है 1/z। अब आप लोग जानते हो z बराबर होता क्या है x प्लस आयोटा वाई। तो बच्चे z की वैल्यू x प्लस आयोटा वाई रख दो, तो w बराबर 1/x प्लस आयोटा वाई। जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे हो तो रैशनलाइज यानी परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण या रैशनलाइज का मतलब इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो बच्चे w बराबर 1/x प्लस आयोटा वाई तो चल ही रहा है, इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई यानी x माइनस आयोटा वाई से मल्टीप्लाई और x माइनस आयोटा वाई से डिवाइड। ऊपर वाला स्टेप तो चल ही रहा है, w बराबर x माइनस आयोटा वाई, और नीचे में a प्लस बी ए माइनस बी। फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो x का स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b में कौन है आयोटा y, तो इसका स्क्वायर। थोड़ा सा स्क्वायर कर दो तो बच्चे मेरा आयोटा तुम्हें दिख रहा होगा 1 की तरह सा लिखता हूं मैं, आयोटा है ये, आप जैसा सिंबल लिखते हो लिख देना। x माइनस आयोटा वाई ऊपर चल ही रहा है, नीचे x स्क्वायर चल ही रहा है। आयोटा का स्क्वायर -1, तो माइनस माइनस प्लस, आयोटा खत्म हो गया, y का स्क्वायर कर ही दो। अब ये वाला स्टेप इसके नीचे अलग, ये वाला स्टेप इसके नीचे अलग, तो w बराबर आ गया x/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस आयोटा, और माइनस का y अपॉन ये स्टेप अलग कर दो, माइनस का y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कुछ नहीं किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से इसको भी डिवाइड और इसको भी डिवाइड, तो ये स्टेप बना दिया। इसको एक बार मार्क कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1। और आप लोग कुछ जानते हो, वी नो दैट, हम जानते हैं कि। तो बच्चे ये लास्ट क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स की बुक खत्म,
फिर से करवा दो, मान जाओ, क्योंकि मीट्रिक स्पेस की बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आगे कल को एमएससी मैथमेटिक्स में करते हो तो बहुत ज़रूरी है उस बुक को करना। तो बच्चे आप लोग जानते हो W बराबर क्या होता है, U प्लस आयोटा V, इक्वेशन नंबर 2। ये W की वैल्यू है, ये भी W की वैल्यू है, दोनों की LHS सेम है तो RHS भी सेम होगी। कहने का मतलब 1 और 2 का क्या कर दो, कंपैरिजन। ऐसा काम हमने बहुत से क्वेश्चंस में किया था जब ये चैप्टर कर रहे थे। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं इसके बाद फ्रॉम 1 एंड 2। तो बच्चे 1 और 2 का अगर कंपैरिजन करें तो बच्चे जो रियल पार्ट होता है वो U को शो करता है, तो U आपके पास ये कुछ तो बच्चे U की वैल्यू देखें, U आपके पास ये हो गया x अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, इक्वेशन नंबर 3। और आयोटा के साथ जो होता है वो v होता है, आयोटा के साथ जो होता है वो v होता है, तो v की वैल्यू ये कुछ हो गई। तो बच्चे v की वैल्यू अपने पास आई माइनस का y अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, इक्वेशन नंबर 4। अब देखो मकसद क्या है, W प्लेन में इमेज बनानी है तो पक्की बात है सारा काम U और V में चाहिए, क्योंकि W प्लेन होता है U और V में। अब W प्लेन U और V में होता है तो एक्स वाई को खत्म करना है। तो पहला तो देखो ये इतना बड़ा फैक्टर तो खत्म हो सकता है अगर हम 3 को 4 से डिवाइड कर दें। तो पहला काम तो कर रहा हूं मैं इक्वेशन 3 को, तो ये रटने की जरूरत नहीं होती अगर कंसेप्ट पता हो तो हमें पता है कि हमें एक्स वाई को खत्म करना है, तो हम 3 को 4 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि सारा काम हमें U और V में चाहिए अगर W प्लेन में कोई चीज़ बनानी है। तो 3 को 4 से डिवाइड करो, तो U को V से डिवाइड करेंगे तो U अपॉन V, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये फैक्टर खत्म हो जाएगा, तो ये बचेगा जी x अपॉन वाई। वाई माइनस का था, माइनस ऊपर लिख दिया, सिंपली 3 को 4 से डिवाइड किया है तो ये फैक्टर खत्म हो जाएगा, x अपॉन माइनस वाई, माइनस को ऊपर लिख दो कोई फर्क नहीं है। अब यहाँ के बाद बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बच्चे, हमें इस पूरे क्वेश्चन में x के बारे में कुछ भी नहीं पता, ध्यान से देखो, पर y के बारे में भले ही ऐसे अजीब सा कुछ दिया हुआ है पर कुछ पता है कि y 1/4 से बड़ा, 1/2 से छोटा, पर x के बारे में तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। तो फिर ख़त्म किसको करेंगे, x को ख़त्म करेंगे, क्योंकि y को तो यहाँ से फिर भी कुछ ना कुछ करवाया जा सकता है, पर x के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो यहाँ से फिर आप वैल्यू किसकी निकालोगे, x की। तो ये स्टेप रटने नहीं पड़ते, अगर आप ये लॉजिक सोचो कि हम इस हमें u और v में लाना चाहते हैं तो x y दोनों को ही ख़त्म करना है। अब x को तो ख़त्म करने का कोई भी जरिया नहीं है, तो इसका मतलब आप x को यहाँ से ख़त्म करोगे तो इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे। तो आप यहाँ से x की वैल्यू निकालो, अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालूँ तो ये y यहाँ पर जाएगा, तो u y अपॉन v विद नेगेटिव साइन। तो x की वैल्यू आप यहाँ से जब निकाल लोगे तो बच्चे ये कुछ आएगी। x की ही क्यों निकाली, क्योंकि x के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है, तो यहीं से ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ से सोल्व करने पर x ये कुछ आया, इसको चाहे आप इक्वेशन 3 में रख दो चाहे 4 में, जैसे x की वैल्यू रखोगे x खत्म हो जाएगा। तो मैं ये स्टेप यहाँ पर ऊपर कर रहा हूँ, सारा मिटो रहा हूँ। तो आप डायग्राम बना लेना, ये सब कर लेना, यहाँ तक नोट कर लेना और उसके बाद लिखना। तो देखना कितना मज़ेदार क्वेश्चन है। जेड प्लेन में एक स्ट्रिप बन रही है और जब डब्ल्यू प्लेन में इमेज बनाएंगे तो वो क्या बन जाएगी बच्चे, एक सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगी। खुद सोचो, जब ये पट्टी है उसके ऊपर आप उल्टी ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे, उल्टा ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब वो बेंट हो जाएगा, बेंट होने का मतलब वो क्या बना देगा, एक सर्कल बना देगा। तो देखें ध्यान से, x की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ 3 में, 4 में भी रख सकते हो, वहाँ पर बस माइनस था इसलिए अपनों ने नहीं रखी, कैलकुलेशन क्यों उलझाए। तो लिखा हमने पुट द वैल्यू ऑफ x बराबर माइनस का u y अपॉन v इन इक्वेशन नंबर 3। समीकरण 3 के अंदर आप मान रख दो x का, तो बच्चे LHS में u चल रहा है, बराबर में x की वैल्यू ये रख दो, माइनस का u y अपॉन v, ये x की वैल्यू हो गई, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो x का स्क्वायर तो इसका स्क्वायर करेंगे, तो यानी माइनस u y अपॉन v का स्क्वायर, और प्लस में क्या चल रहा है बच्चे, प्लस में चल रहा है वाई स्क्वायर। सिंपल x का मान रखा है और कुछ नहीं किया। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो बच्चे ये u बराबर, ये ऊपर वाला तो चल ही रहा है u y अपॉन v, और नीचे जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा, तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, तो ये बनेगा जी u स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर, सभी का स्क्वायर कर दिया, प्लस क्या चल रहा है वाई स्क्वायर। एलसीएम उलसीएम ले लेते हैं, तो बच्चे एक काम कर सकते हो यहीं पर ही अगर करना है, तो इस u से ये u क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो 1 बराबर माइनस का y अपॉन v
और अपॉन में ये वी स्क्वायर एलसीएम में उधर जाएगा, तो बच्चे यू स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ये वी स्क्वायर उधर चला गया, वी स्क्वायर वाई स्क्वायर, और पूरे का एलसीएम क्या आया था, वी स्क्वायर। अब बच्चे ये स्टेप ऊपर जाएगा तो ओवरऑल ये बन जाएगा 1 इज इक्वल टू माइनस का y अपॉन वी, अपॉन में ये वाली चीज़ इसके साथ, ये चीज़ ऊपर, भाई ये चीज़ इधर जाएगी और ये चीज़ इसके साथ में आ जाएगी, तो इस v के साथ में तो ये फैक्टर आ गया, तो मैं लिख देता हूँ यू स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर वाई स्क्वायर, और बच्चे ये वी स्क्वायर ऊपर चला गया तो ये वी स्क्वायर, एक वी से एक वी क्या हो गया, कैंसल आउट, तो अपने इस तरीके से थोड़ा सा कैंसल आउट करके दिखा देते हैं, तो 1 बराबर आ गया जी माइनस का y, एक वी बचा, और नीचे से कॉमन देखो वाई स्क्वायर कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। इतना करने के बाद एक y से एक y भी खत्म हो जाएगा, तो ये बचेगा 1 बराबर माइनस का v अपॉन वाई यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। अब y को इधर भेज दो, तो ओवरऑल बन गया बच्चे y इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन यू स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। y का मान क्यों निकाल रहे हैं, तो बच्चे ध्यान से देखें, y का मान निकालने के पीछे रीजन है क्योंकि क्वेश्चन में x y तो खत्म करने थे, पहले x खत्म किया, फिर करते करते y की वैल्यू निकाल ली। अब y की वैल्यू जो निकाल ली उसके लिए कुछ गिवन है, ये बातें वही बात, एक बार फिर मैं y को अपने मन में बराबर सोच रहा हूँ 1/4 के, और एक बार बराबर रखूंगा 1/2 के, पर एक्चुअल में बराबर नहीं है, उससे कम है, पर एक बार कैलकुलेशन सोल्व करने के लिए बराबर रख देंगे, तो इसके अंदर पुट करोगे तो बच्चे इसको इक्वेशन नंबर ए दे देते हैं, तो मैं ये सब मिटो रहा हूँ बच्चे उधर वाला काम, और पुट कर रहा हूँ y बराबर एक बार तो 1/4 और एक बार 1/2। तो देखिए इसके बाद पुट y बराबर 1/4 इन इक्वेशन नंबर ए, तो डायग्राम चलो आपने बना ही रखा है बच्चे, इसको मिटो देते हैं, हिंट भी बता चुका हूँ, ये पुट करूंगा और एक बार ये, तो इसको भी मिटो देते हैं। इसके बाद देखें पुट y बराबर एक बार 1/4 रख दो इन इक्वेशन नंबर ए, रखो, अगर इसमें y को 1/4 के बराबर रखते हो तो 1/4 इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये स्टेप इधर और ये स्टेप इधर, तो ये बनेगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, तो ये u है बच्चे, थोड़ा ध्यान से नोट करना, ये 4 इधर जाएगा तो माइनस का 4v, ये माइनस का 4v इधर आकर प्लस का हो जाएगा, तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 4v इक्वल टू 0। अब बच्चे यहाँ पर आगे कैलकुलेशन को इजी तरीके से बताता हूँ सोल्व करना, v के कोफिशिएंट का हाफ, v के कोफिशिएंट का हाफ करो, v का कोफिशिएंट 4 है, उसका आधा कर दो 2, और उसका स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ दो, तो कहने का मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कर रहे हैं बच्चे, तो 4v का कोफिशिएंट, v का कोफिशिएंट 4, हमेशा v के कोफिशिएंट का हाफ कर दो, u आए या v आए उसके कोफिशिएंट का हाफ कर दो और फिर उसका स्क्वायर कर दो, तो v का कोफिशिएंट 4 है, उसका हाफ किया तो 2, और उसका स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ दो, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो बच्चे इसके अंदर मैंने 4 यहाँ पर भी जोड़ दिया और यहाँ पर भी जोड़ दिया। फायदा इतनी चीज को देखो, यू स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये ओवरऑल लिखा जा सकता है, आप चेक कर सकते हो v प्लस 2 का होल स्क्वायर, जब खोलोगे तो ये तीनों स्टेप आ जाएंगे, बराबर में 4 चल ही रहे। फिर बच्चे तुमने स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ी हुई है सर्कल की, तो मैं तुम्हारे लिए उधर लिख देता हूं, आपने स्टैंडर्ड फॉर्म सर्कल की पढ़ी हुई है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये सेंट्रल फॉर्म पड़ी हुई है, x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर, जहां पर ये h और k क्या होते हैं, सेंटर, और r क्या होती है, रेडियस, त्रिज्या। तो बच्चे h और k सेंटर यानी केंद्र को शो करते हैं, तो h की वैल्यू देखना, इसको मैं नहीं लिख सकता u माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये चल ही रहा है v प्लस 2 का होल स्क्वायर, और इस 4 को जानबूझ के नहीं लिख सकता 2 का स्क्वायर। अब बच्चे इसको और इसको कंपैरिजन करो, तो h की वैल्यू तुम्हें 0 दिखाई दे रही है, तो h बराबर 0, और k का मान माइनस का 2, क्योंकि बच्चे फॉर्मूला होता है y माइनस के, y की जगह तो v वेरिएबल चल रहा है और k माइनस के साथ यहाँ पर तो प्लस 2 है, तो फिर कंपैरिजन करोगे तो k की वैल्यू क्या आएगी, -2, तो बच्चे h तो 0 आ गया, k -2 आ गया, और r का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो r बराबर 2 आ गया। इसका मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वेशन ऑफ सर्कल को, तो आप ऐसे नहीं लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल, दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल,
इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर का वो हिंदी में बोलते हैं केंद्र, हुज सेंटर इज 0,-2 एंड रेडियस 2। इस तरीके से लिखकर दिखाएंगे, रेडियस 2 ब्रैकेट में लिख लेना, दैट मीन्स h की वैल्यू 0 है, k की वैल्यू -2 है और r की वैल्यू 2 है, जिससे तुम्हें आइडिया रह जाए हमने ऐसे कैसे लिख दिया। तो सेंटर को h, k से लिखते हैं। इस इक्वेशन में सेंटर को किससे लिखते हैं? h, k से, और रेडियस तो r है ही, ठीक है। तो बच्चे कंपैरिजन किया तो आपने यहाँ से एक तो सेंटर निकाल लिया और एक रेडियस। हम w प्लेन में इमेज बना देंगे, uv प्लेन में सेंटर तो ये है और रेडियस ये है, तो जो सर्कल बनेगा वो देख लेंगे। फिर अभी तो y बराबर 1/4 पुट किया था, अब यहीं पर y बराबर क्या रख रहा हूँ? 1/2। तो आप इसके बाद लिखेंगे पुट y बराबर 1/2 इन इक्वेशन नंबर a। अब की बार y की जगह 1/2 रख दो, तो y की जगह 1/2 रखेंगे तो 1/2 बराबर माइनस का v अपॉन u² प्लस v²। इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, तो स्टेप देखो क्या बन जाएगा। ये बंदा इधर मल्टीप्लाई तो u² प्लस v² बराबर ये बंदा उधर मल्टीप्लाई माइनस का 2v। ये स्टेप इधर ले जाओ तो u² प्लस v² प्लस 2v इक्वल टू 0। अभी तरीका बताया, v का कोफिशिएंट 2, उसका हाफ कर दो, तो 2 का हाफ करेंगे तो 1 और उसका स्क्वायर करके जोड़ दो, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो दोनों तरफ 1 जोड़ रहा हूं, तो u² प्लस v² प्लस 2v प्लस 1 इक्वल टू 1। अब फिर से ये इतने स्टेप होल स्क्वायर बन गए, तो u² प्लस v प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 1 को 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसमें u को फिर से ऐसे लिख दिया, u माइनस 0 का स्क्वायर प्लस v प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। दिस इज, फिर से इक्वेशन ऑफ सर्कल है, दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज, जिसके केंद्र, हुज सेंटर इज 0,-1, क्योंकि बच्चे फॉर्म होती है y माइनस के, यहां पर आ रहा है y प्लस 1, तो प्लस 1 का मतलब k की वैल्यू फिर -1 है, तो बच्चे यहां पर लिखोगे सेंटर 0,-1 एंड रेडियस कितनी दिख रही है? 1, एंड रेडियस इज इक्वल टू 1। हल्का सा ब्रैकेट में लिख लेना, h यहाँ पर 0 है, k यहाँ पर -1 है और r की वैल्यू यहाँ पर 1 है। तो बच्चे इतना काम कर दिया हमने, दोनों y बराबर 1/4 भी रख दिया और y बराबर 1/2 भी रख दिया, और आफ्टर रखने के बाद आपको 2 इक्वेशन ऑफ सर्कल्स मिल चुकी हैं। अब बस आपको एक छोटा सा काम करना है, डायग्राम बनाना है, तो आप w प्लेन बुला लो। ये u एक्सिस हो गई, ये v एक्सिस हो गई, ये माइनस u एक्सिस हो गई और ये माइनस v एक्सिस हो गई। प्लेन कौन सा हो गया? w प्लेन। बस खत्म होने वाला है लास्ट आर्टिकल। ध्यान से देखें, एक सर्कल तो बनाना है जिसका सेंटर क्या है? 0,-2 और रेडियस कितनी है? 2। अब 0,-2 कहाँ होगा? बच्चे ये u को रिप्रेजेंट कर रहा है, हल्का सा बताऊं, h के साथ साथ ये u को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये v को। तो बच्चे u 0 और v -2। u कौन सी एक्सिस पे 0 होगा? v एक्सिस पे हमेशा u 0 होगा और v की वैल्यू -2। इधर की तरफ पॉजिटिव v है, इधर की तरफ नेगेटिव v है, तो बच्चे 0,-2 यहां कहीं होगा। ये 0,-2 है, जिसमें v एक्सिस पे u तो 0 और v की वैल्यू -2, v की वैल्यू -2 इस वाली तरफ होएगी, तो हमने बना दी। तो बच्चे ये बनाने के बाद, और इसका रेडियस कितना है? 2 रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना है इसको केंद्र मानकर। तो 2 रेडियस का सर्कल ड्रॉ करोगे तो यहां से भी 2 डिस्टेंस, यहां से भी 2 डिस्टेंस। तो मैं थोड़ा सा नीचे बना देता हूं ये डायग्राम। ये माइनस v एक्सिस है, 2 रेडियस का बनाना है, तो यहां से 2 रेडियस तो ये हो गई और यहां से 2 रेडियस ये हो गई, लगभग बराबर सा बना देना, ऐसे कोई मेजर नहीं करना। तो ये 2 रेडियस का मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया। ये तो केंद्र है, 0 0 है, खुद देख लो। यहां से ये एक्सिस भी 2 रेडियस शो हो रही है और यहां से ये भी कितना हो रहा है? 2 रेडियस। अब एक ये वाला बनाते हैं बच्चे। इस वाले सर्कल का सेंटर है 0,-1, यानी u तो 0 और v -1, u 0 और v -1 जस्ट इन दोनों के बीच में होगा, तो यहां बना दिया। ये 0, क्या है? -1। अब रेडियस कितनी है? 1 रेडियस का सर्कल क्रिएट करना है इसको सेंटर मानकर, तो 1 रेडियस ये भी हो गई
और यहाँ से 1 रेडियस यही होएगी। इसका मतलब जब इसको केंद्र मानकर आप एक रेडियस का सर्कल ड्रॉ करोगे तो वो इस पॉइंट से पास आउट होगा। तो देखो ये बना दिया मैंने। तो ये पॉइंट अपने थोड़े से वापस लिख देते हैं। ये लो जी 0,-1, ये पॉइंट का नाम है 0,-1 और उसको 1 रेडियस का एक सर्कल बनवाना था। अब 1 रेडियस का मतलब यहाँ से भी 1 डिस्टेंस और यहाँ से भी 1 डिस्टेंस, यहाँ से 1 डिस्टेंस बिल्कुल ये वाला केंद्र होगा, तो ये सर्कल इस केंद्र से पास होगा ही होगा। अब बच्चे एक्चुअल में हमें y दिया हुआ था 1/4 से तो बड़ा और 1/2 से छोटा, बराबर नहीं था, और हमने जो काम किया है वो बराबर रख कर किया है। तो बराबर नहीं था इसका मतलब ये बीच वाला एरिया, तो वो जो इनफाइनाइट स्ट्रिप थी वो एक सर्कल की शेप ले लेगी इस तरीके से। और रीजन कौन सा होगा? ये वाला, ये जो मैंने लाइनें बनाई हैं ये वाला रीजन है हमारा डब्ल्यू प्लेन में उस अनंत पट्टिका की इमेज। कुछ सोचो, वो पट्टी यूं ऐसे बेंड करोगे तो जो ये वाला रीजन है वही आपका इमेज होगा उस अनंत पट्टिका का। तो बच्चे ये पूरी बुक कंप्लीट, इतना ही काम करना था इस बुक के अंदर। आप पेपर मिला सकते हो लास्ट 5 ईयर के, बड़े आराम से मिल जाएंगे बच्चे क्वेश्चन, तो इसको कर लें। अब मैट्रिक्स बेस हम कल से शुरू करेंगे। वीडियोस मैं फिर से बोल रहा हूँ सिर्फ उन्हीं बच्चों को दे पाऊँगा बच्चे जो बच्चे फीस सबमिट करवाएंगे। मुझे रिप्लाई ज़रूर करें बच्चे कि क्या सिनेरियो है आपका, क्यों नहीं आ रही फीस आपकी, तो बच्चे उसके बारे में मुझे बताएं। आपको पता है मैं जेन्युइनली इतना कोई वो नहीं हूँ, तो आप थोड़ा सा मुझे रिप्लाई जरूर करें। ना आप रिप्लाई करते हैं ना कुछ बताते हैं तो बच्चे ऐसे तो फिर काम नहीं चलेगा। तो आप लोग नोट कर लें और उसके बाद मुझे अपना रिप्लाई आज की क्लास में ज़रूर करें बच्चे, तो मैं मैसेज कर दूँगा।